नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी का अर्थ स्काई चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आप सभी ने अर्थ स्काई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करने के साथ साथ आप चैनल को जो है अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी परीक्षा जो है 30 सितंबर को होने जा रहा है। उससे पहले आपकी सारी तैयारी हो जानी चाहिए, है ना। तो तैयारी पूरी करने के लिए आप सभी को पता है कि बीपीएससी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड होते हैं। तो उसी क्वेश्चंस को हम पिछले 10 वर्षों का जो है क्वेश्चंस आज आप सभी के साथ शेयर करेंगे, देखेंगे और आपको उससे आइडिया लगेगा कि बीपीएससी का क्या ट्रेंड है और क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चन को आप आज जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको समस्या कहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलिए तो आज हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड हो चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग नहीं लिया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी में भाग लिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, है ना। तो आप इसका जो है ऑप्शन क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे, है ना, ई लगाएंगे। ठीक है, ई में क्या है, यानी कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच में सम्मेलन की एक सीरीज चलती है, जिसमें 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और इसमें जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख में मोहम्मद अली जिन्ना, आप अच्छी तरह से जानते हैं इनको। पाकिस्तान का विभाजन में इनका अहम भूमिका देखने को मिला था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको भी आप जानते हैं। और तेज बहादुर सप्रू और आगा का, ये सभी प्रमुख नेता थे। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट किया था। और द्वितीय सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो दिसंबर 1931 में हुआ था। और इस सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व गांधी जी कर रहे थे, तथा गांधी जी के असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में जो है सरोजनी नायडू ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। साथ ही साथ लंदन में हुए इस सम्मेलन में कांग्रेस के भाग का जो है मार्ग गांधी इरविन समझौते के बाद देखने को मिला था। और इसमें सांप्रदायिकता के कारण ये असफल रहा। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी बड़ी हस्ती ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार यही आपसे कह रहा हूं कि गोलमेज सम्मेलन हर एक साल पीटी में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिए ध्यान से, कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। 1922, 1924, 1928, 1930 और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से कमेंट करके बताएं कब किया था और कहां पे किया था। तो 1924 में कहां पे, वेलगांव। ठीक है, कहां पे, वेलगांव में की थी। ठीक है, ये कहां पे है, ये कहां पे है, तो ठीक है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बेलगांव में की थी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कांग्रेस के अधिवेशन के लिए जो है अध्यक्षता सिर्फ एक बार ही गांधी ने की थी। और पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बेमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन कहां पे, मुंबई
में हुआ था, दिसंबर 1885 में हुआ था। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट थी, और कांग्रेस की पहला भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। तो इसको भी आप लोगों को समझना होगा, इसको भी आपको जो है ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, है ना। ये 3 से 4 बार क्वेश्चन अभी तक पूछ लिया गया है, जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है आप सभी के साथ। तो ध्यान में रखना होगा, पैथिक लॉरेंस, वेवल, है ना, स्टेटफोर्ड, क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से बताएं। और आप सभी के सामने जो है ना, तो आप सभी को पता है कि उत्तर आपका जो है बी है। ठीक है, कब? तो 90 मार्च जो है 1946 में लेबर पार्टी के लिए जो है नेता एटली ने भारतीय नेताओं से जो है भारत का संविधान तैयार करने के संबंध में एक यहाँ पे अंतरिम सरकार के गठन के उद्देश्य से जो है यहाँ पे कैबिनेट मिशन को जो है भारत भेजा गया। और कैबिनेट मिशन के सदस्य यहाँ पे कौन कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, साथ ही साथ यहाँ पे पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे। और कैबिनेट मिशन का जो मुख्य कार्य था, संविधान के निर्माण के प्रोसेस को शुरू करना। और कैबिनेट मिशन ने जो है डायरेक्ट तौर पर जो है पाकिस्तान की मांग को यहाँ पे अस्वीकार कर दिया, किंतु यहाँ पे प्रांत का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे संविधान बनाने वाले जो सदस्य थे, उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुनी जाने थी। और यहाँ पे जो है 18 साल के बाद जो लोग थे, यहाँ पे वोट वगैरह के सारे सिस्टम को व्यवस्थित की गई थी। और जो लॉर्ड वेवल समिति थी, यहाँ पे इसके सदस्य नहीं थे, लेकिन भारत के आगमन के समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। कोई डाउट, कोई चिंता हो तो आप अपने डाउट या समस्या को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाउ ऑन नेवर, है ना, नाउ नेवर पम्फलेट किसने लिखा था? किनकी बुक है ये? मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो कौन? तो मोहम्मद, है ना, पहला ऑप्शन जो है आपका मोहम्मद जिन्ना, बी आपका जो है मोहम्मद इकबाल, सी आपका जो है रहमत अली, और डी है आपका है ना, काफी खान, और ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि रहमत अली खां, है ना, रहमत अली के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और नाउ और जो नेवर है यहाँ पे पंपलेट चौधरी रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। और ये पुस्तक थी जिसने जो है इसकी प्रकाशन जो है आपकी 28 जनवरी 1933 को किया गया था, जिसमें इसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 1932 में जो है रहमत अली के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। रहमत अली ने इस अकेले घोषणा पत्र को जो है तैयार किया था, और उन्होंने जो है 2 मुस्लिम राज्यों यानी कि बंगालिस्तान और उस्मानिस्तान बनाने का इन्होंने जो है सुझाव भी दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पर, सही से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। सती को जो है गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी घोषित किसने किया था? तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस और कर्जन, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है, विलियम बेंटिंग के द्वारा ये किया गया था, है ना, विलियम बेंटिंग के द्वारा ये जो है किया गया था। इनके द्वारा जो है 1818 में, है ना, सॉरी 1829 में जो है इन्होंने ये सारे जो है लागू किए थे विलियम बेंटिंग ने। और राजा राम मोहन ने 1818 में सती प्रथा के खिलाफ जो है आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसके साथ जो है 1829 में, है ना, 1829 में जो है इन्होंने 1829 में इन्होंने जो है एक्ट वगैरह पारित करके सती नियम 17, है ना, सती नियम जो है 17 इन्होंने पारित किया था। ठीक है, सती नियम,
ठीक है, 17 है ना, सती नियम 17 को यहाँ पे इन्होंने पारित किया था। तो इसको भी आप लोगों को समझना होगा, जो कि सती प्रथा को प्रतिबंधित करता है। अगला आप सभी के सामने है स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ठीक है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1850, 1895, 1900, 1905 और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप अपने डाउट और समस्या को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 में किया गया था। ठीक है, ये अधिनियम जो है पंजाब प्रांत में जो है भूमि हस्तांतरण को सीमित करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो है भूमि खरीद और बंधक पर, है ना, 15 साल की सीमा रखी गई थी। ठीक है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिएगा, है ना, राज्य, है ना, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है ना, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ठीक है, राज्य डिपार्टमेंट की स्थापना जो है, स्टेट डिपार्टमेंट की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? महात्मा गांधी, JL नेहरू, जीबी पंत, सरदार पटेल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर आप सभी के सामने है कि 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को राज्य विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें जो BP मेनन और इसके सचिव बनाए गए थे। ठीक है, और संविधान सभा में जो है राज्य विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे राज्यों का एकीकरण करना था, और संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए जो है तकरीबन 22 समितियों का यहाँ पे स्थापना किया था, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कोई डाउट, कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो घर का, परिवार का, है ना, उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई, GS में कोई दिक्कत, ऑप्शनल में कोई दिक्कत, तो कमेंट में आप लिख करके बता सकते हैं। अगला हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना, 60 से लेकर के 62वीं प्रश्न में पूछे गए, ठीक है, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न में से किसे हड़प्पा कालीन स्थल से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? टेराकोटा कहां से हल का प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपका बी जो है बनवाली, बी जो है आपका बनवाली आंसर सही है। यानी कि बनवाली जो है हरियाणा के कहां पे, हिजरा जिले में स्थित है। और इसका कब उत्खनन हुआ? तो 73 से 74 में जो है RS बिष्ट के द्वारा इसको जो है करवाया गया था। और यहाँ पे जो है टेराकोटा का हल मिला था, मकानों में जो अग्नि वेदिकाएं हैं वो मिला था, और यहाँ पे माता देवी की मृत्यु की मूर्ति मिली थी। ठीक है, और यहाँ पे हाथी की दांत की जो है कंघी मिली थी, और यहाँ पे लघु नारी मूर्तियां प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में ये स्थित है। और धोला का अर्थ सफेद, और बीरा का अर्थ जो है यहाँ पे कुआं। और ये जो है आपका भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, सबसे प्राचीन और सबसे जो है सर्वाधिक सुव्यवस्थित रूप से जो चले, है ना, चल रहा था, वो सारी चीजें यहाँ पे स्थित है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप जो है बता सकते हैं। आपके मन में ये भी लग रहा होगा कि तैयारी के लिए जो है हमारे पास जो है बहुत कम टाइम बचा है, अब तैयारी कैसे करें? तो डरने की जरूरत नहीं है। PCS के लिए, है ना, और खास तौर पर जो है BPSC के लिए जो है आपको, है ना, मॉडर्न सब्जेक्ट पर आपको जो है ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मॉडर्न के साथ साथ जो है आपको इसमें साइंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ इसमें जो है साइंस के साथ साथ यहाँ पे जो है आपको करंट अफेयर पर जो है आपको ज्यादा फोकस देने की आवश्यकता है। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट पर आप ज्यादा काम कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कालिंग नरेश खरवेल का संबंध था किससे? है ना, महामेघ
वहन वंश से, चेदी वंश से, सतवहन वंश से और राठ भोजक वंश से, और ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि बीपीएससी 69 नंबर से जो ऑप्शन का ट्रेंड है वो 5 ऑप्शन की जगह अब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिस भी आप उसी हिसाब से करिएगा। अब जो ट्रेंड है दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों ई होगा? तो ई होने के पीछे कई सारे कारण हैं। इसमें जो है प्रथम शताब्दी में जो है कालिंग भारत का एक जो है एक शक्तिशाली राज्य के रूप में इसको जाना जाता था। उस समय जो है वहां पे चेदी वंश के जो है मेघवाहन के वंश के रूप में एक शासन किया करते थे, और इस वंश का संस्थापक भी माने जाते थे। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो है खरवेल हुए, जिसके बारे में हम कई सारे इंफॉर्मेशन मिलता है कि उड़ीसा के, है ना, भुवनेश्वर में जो है यहाँ पे उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित हाथी गुफा अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख के अनुसार वे जैन धर्म के अनुयायी थे, वे जैन धर्म के अनुयायी थे, और सतवाहन वंश के जो है यहाँ पे शासन ऊपरी दक्कन में स्थित था। पुराणों में जो है इस वंश के संस्थापक का नाम जो है सीमुख बताया गया है, और इस वंश का सबसे विख्यात राजा जो है गौतमी पुत्र सतकर्ण के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है आपके स्क्रीन पर कि चीनी यात्री है ना सिगुन ने जो है भारत की यात्रा की थी, है ना, कब की थी? ए आपका जो है 515 से 520 में, बी आपका जो है 525 से लेकर के 529 में, और सी आपका जो है 545 से लेके 552 में, और डी आपका जो है 592 से लेके 597 में, और ई जो है आपका इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए, है ना। अरे सबको पता है, आप लोगों को कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। तो 515 से लेकर के 520 आपका जो है इसका आंसर सही होगा। क्यों सही होगा? तो यहाँ पे 515 से 20 तक के जो भारत की यात्रा की थी, इसमें जो है सिगुन जो है 518 में सीबी चित्तौड़गढ़ के स्तूपों की यात्रा की थी, और उन्होंने जो है उत्तर पश्चिमी भारत में जो है श्वेत घाटी का दौरा भी किया था। गंधार वंश का लिखा जोखा यहाँ पे लिखा देखने को मिलता है, और 3 वर्षों की यात्रा में जो इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रांतियां एकत्रित की थी। इससे पहले भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फहियान और 399 से 414 ईसा पूर्व के रूप में इसको देखने को मिलता है। और इसके बाद जो यात्रा करने वाले चीनी यात्री हेनसांग, जो कि 627 से लेकर के 643 ईसा में ये देखने को मिलता है। और इन दोनों के बारे में बीपीएससी ऑलरेडी प्रश्नों को पूछा है ना, पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर है ना। उदयपुरी में शिक्षा केंद्र के निम्न में से किस राज्य में ये स्थित है ना, किस राज्य में जो है ये स्थित है, लोकेटेड है? जल्दी से बताएं कहां पे स्थित है। तो ये जो है आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, बी आंसर आपका सही है, बी आंसर आपका जो है सही है, बिहार में स्थित है। ठीक है, और ये कहां पे? तो ये शिक्षा के केंद्र के रूप में जो है इसको बौद्ध धर्म के शिक्षा से संबंधित था, और इसमें जो है पाल सम्राट जो है गोपाल प्रथम के द्वारा जो है नालंदा के बिहार शरीफ में किया गया था। बंगाल में जो है यहाँ पे शासन करने वाले पाल वंशी शासकों ने शिक्षा और साहित्य के विकास को जो है अत्यधिक यहाँ पे प्रोत्साहित किया। और पाल वंशी शासक यहाँ पे जो है महान निर्माता थे, जिसमें विक्रमशिला और जो है अदनपुरी तथा सोमपुरी में, है ना, शिक्षण संस्थानों की यहाँ पे स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। दीवान ए अर्थ विभाग संबंधित था किससे? शाही पत्राचार से, विदेशी विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्तीय विभाग से, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक।
जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, है ना। अरे सीधी सी बात है, दीवान ए अर्थ जो है आपका रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवार ए अर्थ रक्षा विभाग से यहाँ पे जो है संबंधित था। ठीक है, है ना। सल्तनत काल में जो है अर्जीय मौलिक के विभाग को जो है अर्जीय मौलिक विभाग को जो है यहाँ पे दीवान ए अर्ज कहा जाता था, और इस विभाग की स्थापना जो है बलबन ने किया था, है ना, मंगोल आक्रमण से बचने हेतु। यहाँ पे इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या, सैनिकों की भर्ती करना था, सैनिकों और घोड़ों को यहाँ पे रखना था, प्रसाद की यहाँ पे व्यवस्था करनी थी, सेना का यहाँ पे निरीक्षण करना था, और सेना को यहाँ पे नगद वेतन अथवा भूमि आवंटन के लिए अपने जो है सारी चीजों को रखना था। और ये मौलिक जो है सैन्य विभाग, या इसको हम कह सकते हैं रक्षा विभाग का जो है प्रमुख अधिकारी होता था। दीवान ए इंस का संबंध जो है शाही पत्राचार से था, और यहाँ पे जो है वित्तीय विभाग का मतलब था दीवान ए मुस्तखराज से संबंधित था। इस विभाग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये सभी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, बहमनी राज का संस्थापक, है ना, बहमनी राज का संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन, हसन, फिरोज शाह, है ना, महमूद गांव और असफ खां, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से बताएं। तो आप सभी को पता है अलाउद्दीन हसन, ये आंसर आपका इसका सही है। ठीक है, ये आंसर आपका सही है, क्योंकि जफर खां नामक सरदार को जो है अलाउद्दीन हसन और जो है बहमन शाह की उपाधि धारण हुई थी, कब, 1347 में। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य की नींव उसी समय पे देखने को मिली थी, और गुलबार्ग को जो है अपने जो है एक नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया था। उसका नाम क्या था, अहमदाबाद। ठीक है, अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने जो है चारों तरफ से अपने प्रांत में विभाजित कर दिया, और गुलबार्ग और दौलतबाग, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है पारवर और दीदार के रूप में भी जाना जाता है। बहमनी दक्कन का एक जो है इस्लामिक राज्य था, और इस साम्राज्य का जो है प्रमुख प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। फारसी यात्री जो है अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था, है ना, देवराय, कृष्ण देवराय, देवराय टू, ठीक है, कृष्ण देवराय टू। ठीक है, यहाँ पे देवराय वन, कृष्ण देवराय वन, देवराय टू, और कृष्ण देवराय, ठीक है, कृष्ण राय टू। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, सभी को पता है इसका आंसर। ठीक है, तो देवराय टू के टाइम पे ही आए थे, देवराय टू के टाइम पे आए थे, सी आंसर इसका सही है। तो अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा जो है यहाँ पे कब किया था, तो यहाँ पे उन्होंने जो है 1442 से लेकर के 1445 में किया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। और अब्दुल रज्जाक ईरान के जो है एक शाहरुख का एक राजदूत हुआ करता था। उसने जो है विजयनगर राज्य के जो है वैभव और ऐश्वर्य के बारे में जो है सजगता वर्णन किया था। और यहाँ पे साथ ही साथ उन्होंने जो है भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। श्रेय किसे जाता है, तो श्रेय जाता है हरिहर और बुक्का। इन दो नामों को तो आपने शुरू से फर्स्ट दिन से ही याद में रखा होगा। ये दो भाई थे जिन्होंने जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, और ये जो है अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर के संसार को देखा और सुना, और यहाँ पे जो है इन्होंने नगरों, है ना, एक तरीके से छोटा सा नगर, छोटा सा सिटी बसाने के में ये लग चुके थे। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो इसमें काफी सारी चीजें आपको जो है देखने को मिलेंगी, जिसमें हम कह सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो है जसवंत और दसमन, ठीक है, ये दो नामों को ध्यान में रखना है। ये प्रसिद्ध चित्रकार और मुगल सम्राट का जो है राज दरबारी थे। अब आपको पता है कि अकबर या जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और ये उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक किसके टाइम पे थे, किसके टाइम पे थे, तो आप सभी को पता है किसके टाइम पे जो है सबसे ज्यादा चित्रकारी चला था, अकबर के टाइम पे, किसके टाइम पे, तो आप लोगों ने शुरू से ही फर्स्ट डे से पढ़ा था कि
अकबर के टाइम पे जो है सबसे ज्यादा चित्रकारी है ना के शौकीन थे, ये पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से जो है इनका रुचि था इसमें। और साथ ही साथ इसमें जो है अब्दुस संवाद के नेतृत्व में ये सारी चीजें की गई थी, एक अलग विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने जो है अपने अकबर ने अपने दरबार में 100 चित्रकारों को शामिल भी किया था। साथ ही साथ इन्होंने जो है बाहर के चित्रकार को भी अपने विभाग में रखने का प्रयास किया था। गुजरात हो गया, कश्मीर हो गया, ग्वालियर हो गया, और यहाँ पे जो है इन सभी लोगों को शामिल किया था। ये आपका आंसर सही था, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये सारी चीजें जो श्रेय दिया जाएगा वो अकबर को ही दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो है उसके दरबार में है ना, मैंने बताया 100 अच्छे चित्रकार थे, गुजरात, कश्मीर, ग्वालियर से आए थे, और 17 को दरबार में प्रमुख स्थान प्राप्त था, ठीक है। अब्दुस संवाद और जो है मीर सैयद अली और फरुख खैवेन, और यहाँ पे जमशेद, जसवंत और दसवंत, ये प्रमुख थे। इन नामों को तो आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये जो नाम दिया हुआ है इन नामों को जो है ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अकबर के शासनकाल की है ना दो प्रसिद्ध अगर कृतियां का नाम देखेंगे, दो प्रसिद्ध कृतियां का नाम देखेंगे तो तूतीनामा और हजननामा, ये दो इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे चलिए, आप सभी के सामने काफी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था, है ना, कौन था, जल्दी से बताएं, है ना, नन्हे देव, नरसिंह देव, विजय देव, हरिदेव या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा आंसर? आप तो बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या होगा आंसर, है ना, तो नन्हे देव, ये आंसर आपका सही है। ये क्यों सही है भाई, ये ये आंसर क्यों सही है? क्योंकि 11वीं सदी के अंत तक बिहार में जो है पाल वंशों का जो है सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। और रामपाल के शासनकाल जो है 1097 से लेकर के 1098 तक तिरहुत के कर्नाटक राज का उदय हुआ था, और जिसके संस्थापक जो है न्यायदेव माने जाते थे। इनका शासनकाल जो है यहाँ पे 1098 से लेकर के 1133 तक था, जिसकी राजधानी जो है सिमरौट थी। अब जो है नेपाल के तराई के क्षेत्र में ये आ गया है, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो मलिक इब्राहिम, इल्तुमिश बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी, और ठीक है ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन थे, है ना? अरे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुका है, पीछे भी हमने बताया था कि सी आंसर बख्तियार खिलजी, है ना, बख्तियार खिलजी, ठीक है। यानी कि बिहार के जो है प्रथम मुस्लिम विजेता बनाने का श्रेय जो है इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है ये सेनापति थे, है ना। बख्तियार खिलजी कौन थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इन्होंने जो है बनारस के साथ साथ जो है अवध, और अवध के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है इन्होंने है ना कई सारी चीजों को जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। और साथ ही साथ इसमें जो है, ठीक है, सेनापति मलिक हसमुद्दीन का सहायक भी एक रूप से काम कर चुके थे। और बख्तियार खिलजी जो है बिहार में पहली बार सफलतापूर्वक जो है अवधपुरी में बिहार शरीफ की एक विजय इनको जो है प्राप्त हुई थी। और 1198 में जो है बख्तियार खिलजी को जो है औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन शासन इन्होंने करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से बताएं, ठीक है। राजनीतिक रत्न, है ना, रत्नकार का लेखक कौन है? चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिश्वर,
हरि ब्रह्मदेव और ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आप सभी को पता है चंदेश्वर इसके आंसर, इसका जो आंसर है सही हो जाएगा, है ना, सही हो जाएगा। यानी कि इस पुस्तक में कर्नाटक वंश के शासन से संबंधित जो विवरण दिया गया है, जिसमें राजनीतिक रत्नाकर की रचना 14वीं शताब्दी में किस भाषा में, तो मैथिली भाषा में जो है इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, और इस पुस्तक में जो है कर्नाटक वंश के शासन से संबंधित विवरण आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कर्नाटक वंश के अंतिम राजा कौन थे, हरि सिंह देव थे, जिन्होंने शासन के दौरान उन्होंने युद्ध और शांति मंत्री के रूप में काम किया था। उनके दरबार के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी वो थे। ठीक है, और राजनीतिक रत्नाकर में जो है राज्य को संगठित करने के नियम को यहां पे बताया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ठीक है, उद्वंत प्रकाशन का लेखक कौन है ना, मौलवी कवि, बोधराज, परमल, ठीक है, विद्यापति, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जहां नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन आए तो ध्यान में आए, तो यहाँ पे इनका आंसर जो है मौलवी कवि, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे उद्यंत प्रकाश के लेखक जो है मौलवी कवि, और इन्होंने जो है बाघ सिंह उद्वंत विनोद की रचना की थी। और ये पुस्तक जो है 14वीं, है ना, 14वीं शताब्दी के आरंभ में परमार राजपूतों के आगमन का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था, किसने इसको जो है बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, किसने किया था, अरे भाई कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, आंसर ये आपका सही है। ठीक है, नालंदा एक जो है बौद्ध मठ था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये प्राचीन काल से शिक्षा और विज्ञान का केंद्र के रूप में काम कर रहा था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 5वीं सदी में हुई थी। किसने, कुमार गुप्ता ने की थी। ठीक है, और इसमें जो है ये काफी जो है फेमस था, और 12वीं सदी के अंत में जो है बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण कर दिया। जब जाहिर सी बात है आक्रमण हो गया, तो फिर आक्रमण के बाद तो इसकी समाप्ति तय ही थी। ठीक है, इसके साथ साथ आगे देखेंगे तो इसको जो है नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी हमने बात किया था कि कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था, और देखो यहां पे पूछ लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चंस का जो रिलेट करता है दूसरे क्वेश्चन से संबंध कहीं ना कहीं होता ही है। अभी हमने अंतिम बुक में, मैं दिखा दूं आपको, ठीक है, यहां पे मैंने बताया था आपको, ये देखो कर्नाटक वंश के अंतिम राजा कौन थे, हरि सिंह देव। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया यहां पे, यानी कि जब आप पेपर का पूरी तरह से एनालिसिस करोगे, विश्लेषण करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका संबंध एक दूसरे से है। देखो क्या पूछा है, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था, हरि सिंह, राम सिंह, है ना, मती सिंह, श्याम सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है, वहां पे यही क्वेश्चन पूछ लिया है ना, हरि सिंह देव। ठीक है, हरि सिंह देव थे, ये आंसर आपका सही है। यानी कि आप जब अंतिम 10 सालों का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही फायदा मिलेगा कि तैयारी आपको जो है आसानी से हो जाएगी। और कर्नाटक वंश का जो शासनकाल है कब हुआ था, तो 1098 में, और 1098 से कब, 1325 तक चला था। और इस वंश को जो है स्थापित करने का श्रेय जो है नैना देव को जाता है 1098 से 1133 में, जबकि इसका अंतिम शासक जो है हरि सिंह देव, जो कि 1279 से लेकर के 1325 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और ये जो है पंजी प्रबंधन का यहाँ पे विकास भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन सभी के लिए जो है स्मृति, निबंध संबंधित रचना, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है कही
गई थी, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत बार पूछा गया है ना, संताल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, 1831 से 32 में, 44 से 46, 1851 से 52, 1855 से 56, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा था? है ना, आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत समझदार हैं, क्योंकि ये काफी बार पूछा जा चुका है। 1855 से लेकर के, है ना, 1855 से लेकर के 56 में, है ना, इससे इसके बाद में जो है 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, तो इसमें जो है भागलपुर से लेकर के राजमहल, राजमहल कहाँ पे है? तो झारखंड में स्थित है। ठीक है, जमींदारों और साहूकार के जो शोषण थे, शोषण के साथ साथ जो अत्याचार, ठेकेदारों के द्वारा मजदूरों से बेगारी करवाना, साथ ही साथ यहाँ पे, है ना, पुलिस या प्रशासन पे जो है कठोर कार्रवाई करना, इन सब के कारण था। इससे जो है पहाड़िया या विद्रोह, है ना, पहाड़िया विद्रोह भी कहेंगे इसको। ठीक है ना, पहाड़ी या पहाड़िया विद्रोह भी इसको हम लोग जो है कहेंगे। ठीक है, पहाड़ी या पहाड़िया विद्रोह भी हम इसको, है ना, इसको जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। पहाड़िया झगड़ा या संथाल हुल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, जन संग्राम के रूप में इसको जाना जाता है। और इसके जो नेतृत्व करता है, इसके जो लीडर करता है, कौन कौन है नेतृत्व करने वाले, कौन कौन है, कौन कौन है नेतृत्व करने वाले? तो आपका जो है सिद्ध। ठीक है, साथ ही साथ दूसरे कौन है? दूसरे कौन है? तो कन्हू। ठीक है, कन्हू के साथ कौन? फिर अगले जो है भैरव। ये सारे जो है लीडर हैं। भैरव, ये सारे जो है लीडर हैं, भैरव। और एक जो है इसमें जो है आप ऐड कर लीजिएगा, है ना, चांद। इन चारों लोगों ने जो है इसका नेतृत्व किया था। इन चारों लोगों ने जो है इनका नेतृत्व किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे मजे की बात क्या है कि ये चारों लोग भाई थे। चारों लोग कौन थे? चारों लोग ये जो है भाई थे। चारों लोग भाई थे। ठीक है, इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चारों लोग भाई थे, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874, 1877, 1885, 1892, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कब हटाया गया था भाई? ठीक है, कब हटाया गया था? सभी को पता है, 1874 से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे कौन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन थे। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका देखी जा सकती है। और इन्होंने दो बार सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई किया था। इन्होंने 2 बार सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई किया था। इन्होंने पहली बार कब किया था? तो पहली बार इन्होंने किया था 18, है ना, 1869 में। पहली बार कब किया था? 1869 में। ठीक है, और दूसरी बार जो है इन्होंने, है ना, 80 से 1869 में किया था। और इनका जो है एज थोड़ा सा कम था, इनकी एज कम थी, इसलिए जो है सिविल सर्विसेज में इनको जो है ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया था। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने दूसरी बार जो है 1871 में फिर से एज जब इनकी पूरी हो गई थी, तब इन्होंने सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया था। तब इन्होंने जो है सिविल सर्विसेज में इन्होंने क्वालिफाई किया था। लेकिन राजनीतिक समर्थन, है ना, इन्होंने जो है राजनीतिक समर्थन देने के कारण, भारतीय को जो है पॉलिटिशियन में पार्टिसिपेट करने के कारण इनको जो है ना, इनको जो है सिविल सर्विसेज से हाथ धोना पड़ा। और इनको जो है 1874 में इनको जो है सिविल सर्विसेज के लिए जो है आयोग घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने जो है 26 जुलाई को
26 जुलाई को जो है 26 जुलाई को 1876 में 26 जुलाई 1876 में इन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की यहाँ पे इन्होंने स्थापना की थी और 1869 में जो है अंग्रेजी भाषा के लिए इन्होंने जो है समाचार वगैरह भी लिखना शुरू किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है ना। आपका जो है ड्यूल रोल के लिए हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ड्यूल रोल किसे कहा जाता है, तो है ना लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, ना लॉर्ड मैकले और सर लियोनेल कार्टिस और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। किनको कहा जाता है, किनको कहा जाता है, जल्दी से बताएं। तो आप सभी को पता है डी आंसर इसका सही है, डी आंसर सही है। सर लियोनेल कार्टिस को जो है इनको कहा जाता है और देश शासन प्रणाली का जो जनक है सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है, जिन्होंने सर भूपेंद्र नाथ बासु के लिए जो है इस शस्त्र में, इस सेशन में व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया था। और ये सिस्टम जो है 1919 में अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता थी, जिसके आधार पर है ना प्रांतीय कार्यकारिणी पर परिषद को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। पहला भाग क्या था, गवर्नर के लिए था और दूसरा कार्यकारिणी सदस्य के लिए था। और दूसरे भाग में गवर्नर और उसके साथ साथ जो है मंत्रीगण शामिल हुआ करते थे, इसलिए आपका आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, पर कब किया गया था भाई। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था, 1936, 1939, 1942, 1945 या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। हो सकता है एक से अधिक, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है, ठीक है, आप सभी को पता है कि आंसर तो 1936 ही होगा। 1936 क्यों होगा, क्योंकि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो है अप्रैल 1936 में हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1900, ठीक है, अप्रैल 1936 में हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे और साथ ही साथ है ना एनजी रांगा जो है इसके सचिव थे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो है और अन्य नाम भी देखने को मिलेगा, जिसमें हम है ना निबुद्री पाल और जो है कार्यानंदा और यमुना करजी और यदुवंती शर्मा और राहुल संस्कृत आदि लोग भी इसमें शामिल थे। इन सभी द्वारा जो है किसान घोषणा पत्र जो है वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों हेतु के लिए इसको जारी किया गया था। और कांग्रेस घोषणा पत्र के लिए जो है ये सभी एजेंडा के रूप से प्रभावित करते थे। ठीक है, यहां पे कोई डाउट किसी का, यहाँ पे आप में से किसी का कोई डाउट हो, समस्या हो तो आप बता सकते हैं, समस्या या कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट या समस्या किसी भी प्रकार का हो तो आप जो है अर्थ स्काई है ना टेलीग्राम के साथ साथ लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उस पर आप हमें फॉलो करिए। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करिए। कमेंट के साथ साथ जो है आपको अगर कोई समस्या या डाउट हो तो आप हमारे टीम के साथ भी जुड़ सकते हैं। पर इसके लिए आपको जो है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, समस्या आपकी, समाधान हमारी तरफ से। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।